आइए अब पिछली कड़ी से आगे बढ़ते हैं और अफगानिस्तान की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस कड़ी में अमेरिका के CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक बहुत बड़ा अफगानिस्तान के लिए ऑपरेशन किया, जिसे ऑपरेशन साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। इसके तहत इसने बहुत सारा फंडिंग मुजाहिदीन के लिए करना शुरू कर दिया और आने वाले जितने भी अमेरिकी राष्ट्रपति थे ये सभी इस फंडिंग को जारी रखते हैं। अब आप रोनाल्ड रीगन और मुजाहिदीन के साथ संबंध का ये फोटोग्राफ देख सकते हैं। इस समय अमेरिका के CIA के साथ साथ पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी ISI, ब्रिटेन की सीक्रेट एजेंसी MI6 और सऊदी अरेबिया भी इस्लामिस्ट मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा था। आखिर कौन थे ये मुजाहिदीन? वास्तव में मुजाहिदीन अफगानिस्तान के कबीलाई लड़ाके थे जो गुरिल्ला वार में काफी एक्सपर्टीज रखते थे। ऊपर से सारी जो फंडिंग हो रही थी उससे इनकी ताकत लगातार बढ़ रही थी। अब इनके पास न सिर्फ आधुनिक हथियार थे, आधुनिक गन थे, बल्कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी आ चुकी थी। इसलिए अब इस लड़ाई में सोवियत यूनियन को एक बड़ा टक्कर देने लगे थे और सोवियत यूनियन को इनके गुरिल्ला वार से हताशा होने लगी थी। 1988 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति जो इस समय मोहम्मद नजीबुल्लाह साहब थे, यह जनाब पाकिस्तान के साथ जेनेवा अकॉर्ड 1988 को साइन करते। ये जेनेवा अकॉर्ड 1988 क्या था आप समझ लीजिए। ये वास्तव में एक ऐसा पीस ट्रीटी है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान कभी भी एक दूसरे के देश में किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे। और इस एग्रीमेंट के गारंटर खुद सोवियत यूनियन और अमेरिका थे। वहीं दूसरी तरफ USA ने कहा कि अगर USSR अपनी सेनाएं पीछे कर लेगा तो अमेरिका खुद मुजाहिदीन को फंडिंग करना, हथियार देना बंद कर देगा। इसी परिप्रेक्ष्य में USSR अपनी सेना अफगानिस्तान से वापस बुला लेता है। इसके पीछे जाने के कई कारण थे। जहां पर अफगानिस्तान में यह हताश हो रहा था, वहीं पर सोवियत यूनियन कई भागों में बंट रहा था और आंतरिक परेशानियों से जूझ रहा था। इसलिए इसे हट जाना काफी बेहतर लगा, क्योंकि इससे पहले ही सोवियत रशिया हताश होकर यह बात मान चुका था। और 1989 में अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति नजीबुल्लाह साहब अब पूरी कोशिश करते हैं कि अफगानिस्तान में इस्लामिस्ट्स और कम्युनिस्ट के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं खत्म हो जाए। ये अपने राजनीतिक शक्ति को ही थोड़ा कम कर देते हैं और 1987 में एक संविधान लाया जाता है अफगानिस्तान के लिए, जिसमें कहा गया कि अफगानिस्तान अब एक पार्टी देश नहीं रहेगा। यानी इसमें सिर्फ एक पार्टी नहीं रहेगी, बल्कि अफगानिस्तान में कई पार्टी हो सकती है और बाकी पार्टी भी इलेक्शन लड़ सकती है। 1988 में नए पार्लियामेंट इलेक्शन बुलाए जाते हैं। इसमें नजीबुल्लाह साहब की पार्टी PDP इलेक्शन फिर से जीत जाती है और अब नए संविधान के अनुसार मोहम्मद नजीबुल्लाह साहब फिर से राष्ट्रपति बनते हैं, पावर में आते हैं। 1989 में अफगानिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है और इसका नाम पड़ता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। और कम्युनिज्म के सारे रेफरेंसेस, वो सारी चीजें जो अफगानिस्तान को कम्युनिस्ट का टैग देती थी, हटा दी गई। इस समय नजीबुल्लाह साहब कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में जितने भी रिलीजियस कंजर्वेटिव लोग हैं, मतलब जो भी
कट्टरपंथी और पारंपरिक इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उनको किसी तरह से खुश किया जाए, अपीज किया जाए, और इस तरह से हम एक संतुलन स्थापित कर सकते हैं, देश में एक शांति ला सकते हैं। सोशल इकोनॉमिक बदलाव लाते हुए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गया, प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा दिया गया और बहुत से नए विकास की शुरुआत की गई। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अमेरिका हथियार सप्लाई करने का अपना एजेंडा नहीं बदलता। इसके हथियार से मुजाहिदीन का ग्रुप लगातार ताकतवर बनता जा रहा था। यह सिविल वॉर चलती रहती कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट्स के बीच। सोवियत यूनियन भी कई तरीके से कम्युनिस्ट को सपोर्ट करने वाले जो नजीबुल्लाह की सरकार है को पीछे से मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन अब खुद यूएसएसआर बंट गया है और अपने आंतरिक उलझनों में इतना परेशान है कि वो ज्यादा सपोर्ट कम्युनिज्म को अफगानिस्तान में नहीं कर पाता। रिजल्ट ये होता है कि 1992 में मुजाहिदीन इस सिविल वॉर को जीत जाता है। मुजाहिदीन एक इस्लामिक ग्रुप जरूर था, लेकिन ये कई विचारों और एथनिसिटी कम्युनिटीज के लोगों का भी एक ग्रुप था। इसमें भी बहुत से सत्ता के लालची लोग थे। इस वजह से अब इनके खुद के ग्रुप के अंदर कई अंदरूनी कलह होने लगे। अब पावर किसे मिलेगी और कौन एथनिसिटी ग्रुप डोमिनेटिंग होगा, इसकी लड़ाई चल रही थी। लेकिन अंत तक आते आते 1992 में मुजाहिदीन को पावर मिल जाता है और हेड बनते हैं बुरहानुद्दीन रब्बानी। ये जनाब, अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अगले कुछ सालों में एक नया कट्टरपंथी ग्रुप अपना पैर पसार रहा है। जी हां, तालिबान। 1996 में तालिबान बड़ी तेजी से अफगानिस्तान के सीन में आता है और वो बुरहानुद्दीन रब्बानी को पावर से हटा देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तालिबान कौन? वास्तव में तालिबान कट्टरपंथियों का एक समुदाय है जो अफगानिस्तान में पावर में आना चाहता था। तालिबान एक पश्तून भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है स्टूडेंट, विद्यार्थी। इस तालिबान ग्रुप के लीडर थे मुल्ला उमर, जिन्होंने 50 स्टूडेंट के साथ तालिबान की शुरुआत की थी। लेकिन समय के साथ साथ पाकिस्तान माइग्रेट कर गए वो अफगानिस्तानी जो अफगानिस्तान फिर से आ जाते हैं एक कट्टरपंथी विचार लेकर, ये सीधे तालिबानियों से जुड़ जाते हैं। आप समझिएगा, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जब कम्युनिस्ट की सरकार रहती है और बड़े पावर में रहते हैं तो इस्लामिस्ट को सपोर्ट करने वाले ज्यादातर लड़ाके ये सब अफगानिस्तान से माइग्रेट करके पाकिस्तान चले जाते हैं, जहां इनको बाकायदा ट्रेनिंग और जिहाद और ऑर्थोडॉक्स का अप्रोच डेवलप करने का पूरा मौका मिलता है। और जब मुजाहिदीन फिर से अफगानिस्तान में पावर में आती है तो यही लोग वापस आ जाते हैं और इन लोगों को अब मौका मिल जाता है तालिबान से जुड़ने। ये लोग और भी ज्यादा रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट थे, इवन मुजाहिदीन से भी ज्यादा। जैसा कि अभी हमने बताया कि मुजाहिदीन के अंदर भी अलग अलग सोच और एथनिसिटी के लोग आपस में बैठे हुए थे। इनमें जो पश्तून एथनिसिटी की कम्युनिटी थी, अब वह भी तालिबान को सपोर्ट करना शुरू कर देती, क्योंकि तालिबान पहले से ही पश्तून एथनिसिटी से बिलोंग करता था, इसलिए इस कम्युनिटी के लोग डोमिनेटेड दिखाई देते। अब हम देखते हैं कि एक तरफ मुजाहिदीन है जिसको हथियारों की सप्लाई अमेरिका अभी भी कर रहा है, उसकी फंडिंग अभी भी कर रहा है, और दूसरी तरफ तालिबानी है जो अफगानिस्तान के शक्ति और सत्ता में आना चाहते हैं। इस जियोपॉलिटिक्स को अगर ठीक तरीके से समझने की कोशिश करें तो इसे समझा जा सकता है कि तालिबान लोगों को बनाने में अमेरिका का ही हाथ है।
हाँ, लेकिन ये आधा सच है। पूरा सच तो ये है कि मुजाहिदीन को लगातार हथियार यानी आर्मामेंट सप्लाई करने से अफगानिस्तान के कट्टरपंथी समूहों में ताकत आ जाती है और इन्हीं ताकतों में से तालिबान उभरता है। तो हम सीधे तौर पर तो नहीं, प्रैक्टिकली बिल्कुल कह सकते हैं कि तालिबान को अमेरिका ने ही बनाया। हम आपको बताते चलें कि अमेरिका अफगानिस्तान में सिर्फ हथियार ही सप्लाई नहीं करता था, बल्कि वो बहुत से ऐसे काम कर रहा था जिससे जिहाद और कट्टरपंथी समूहों में ताकत आ सके। इसलिए उसने हजारों ऐसे बुक्स और कॉपीज बंटवाई, डिस्ट्रीब्यूट करवाई, जिसमें जिहाद के लिए मर जाना, वायलेंस और इनसे रिलेटेड पिक्चर्स भरे हुए। इस कैंपेनिंग में अमेरिका ने लाखों डॉलर खर्च किए थे और यही बुक्स, यही कॉपीज तालिबान के लिए एक औषधि का काम करती, एक विटामिन का काम कर जाती, जिसे वो अपने लड़ाकों को मोटिवेट करने के लिए, माइंड वॉश करने के लिए इन सब बुक्स और इन सब चीजों का यूज करता था। और इस तरह से इसने कट्टरपंथियों का एक बहुत बड़ा खेमा तैयार कर लिया, एक बहुत बड़ा ग्रुप तैयार कर लिया, समुदाय ही तैयार कर लिया। इसी कहानी में 1996 में तालिबान सक्सेसफुली अफगानिस्तान को काबुल के साथ कैप्चर कर गए और अफगानिस्तान को फिर से एक नया नाम मिलता है, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। तालिबान के सत्ता में आते ही अब लगने लगा कि शुरुआत में कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, शांति आ जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी कि जब अफगानिस्तान आया तो शुरुआत में कई क्षेत्रों में विकास हुए, लेकिन कुछ ही समय बाद तालिबान का वो जो कट्टरपंथी अप्रोच था, जो एक पारंपरिक अप्रोच था, वो सामने आने लगता है अफगानिस्तान में। ये उस विचारधारा को अब अफगानिस्तानियों के ऊपर थोपने लगते हैं, खास तौर पर महिलाओं, बच्चों और बच्चियों के ऊपर। एक के बाद एक शरिया के आधार पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर देते हैं, प्रतिबंध यानी बैन। और लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर आप देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि ये कैसे संभव है। यहाँ तो इंसान, खास तौर पे औरतें और जितने भी हैं, ये तो एक घर के अंदर, कपड़ों के अंदर कैद लाइफ है। इनमें से कुछ बैन हम आपको बताते हैं, जैसे सिनेमा, टीवी, म्यूजिक, वीसीआर, फुटबॉल, चेस, काइट फ्लाइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी, एम्ब्रॉयडरी, क्लीन शेव, फॉरेनर्स, यूएन ऑफिसेज, एनजीओज, इंटरनेट, एजुकेशन फॉर गर्ल्स एज्ड अबव 10 इयर्स, सब कुछ बंद। इसके पीछे इस्लामिक आइडियोलॉजी ये थी कि खुदा के अलावा किसी भी ऐसे काम को नहीं करना है जिससे आप खुदा के रास्ते से भटक जाए। इसे शरा और शुरा कहते हैं। जब खुदा के रास्ते पे चले तो शरा, और खुदा से के रास्ते से भटक जाए तो शुरा कहते हैं। लेकिन अगर इसे ह्यूमन आइडियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तो एक तरह की कैद थी। आदमियों को दाढ़ी रखना अनिवार्य था, औरतों का बुर्का पहनना अनिवार्य था, कंपलसरी था, और ये बिना किसी घर के मर्द के साथ, आदमी के साथ, चाहे भाई हो, बाप हो, पति हो, बाहर नहीं निकल सकती। क्योंकि तालिबान पश्तून एथनिसिटी से बिलोंग करता था, इसलिए अदर एथनिसिटी के खिलाफ भी काम करना शुरू कर दिया। जैसे एक कम्युनिटी है हजारा कम्युनिटी। तालिबान ने लाखों हजारा कम्युनिटी के लोगों को, इस एथनिसिटी के लोगों को मौत के घाट उतारा। क्रिश्चियंस को अपने निशाने पर लेने लगा। हिंदुओं को बैजेस देने लगे कि आप ये पहन के चलिए, जिससे हम दूर से ही पहचान लें कि आप हिंदू हैं, आप गैर मुस्लिम।
कट्टरपंथी विचारधाराओं में और ताकत के उन्माद में इन लोगों ने बामियान प्रांत में मौजूद अब तक के प्राचीनतम और बड़े बड़े बौद्ध साइट जो थे, जो स्थान थे, जो मूर्तियां थी, उनको बम से उड़ा दिया। देखा होगा आपने। इसी कड़ी में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह की हम चर्चा अभी किए हैं, इनको भी मरवा देते हैं। इन सारी घटनाओं को देखते हुए पूरी दुनिया में तालिबान की आलोचना शुरू हो जाती है। हर जगह तालिबान के इस खूंखार घटनाओं को न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर जगह मिलने लगती है। लेकिन इसके बावजूद भी 3 देश ऐसे हैं जो तालिबान को आधिकारिक मान्यता देते हैं: पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई। इस समय कुछ मुजाहिदीन तालिबान के खिलाफ लड़ने की भी कोशिश करते हैं, जो पंजशीर और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। इन सभी लड़ाकों को, जो तालिबान के खिलाफ जो मुजाहिदीन लड़ रहे थे, इनको एक नाम दिया गया नॉर्दर्न अलायंस। 1996 से 2001 तक ये तालिबान को काउंटर करते रहे। इनके लीडर का नाम था अहमद शाह मसूद। आप इन्हें देख सकते हैं। 2001 में मुजाहिदीन का ये नॉर्दर्न अलायंस अपनी लड़ाई हार जाता है और अहमद शाह मसूद को मार दिया जाता है। अहमद शाह मसूद को मारने के ठीक 2 दिन बाद एक दुनिया की बहुत बड़ी त्रासदी, एक घटना घटती है कि अमेरिका में अल कायदा ने एक बड़ा आतंकवादी हमला किया, 9/11 के नाम से जाना जाता है। इस अटैक ने पूरी दुनिया बदल दी। अल कायदा का उस समय मुखिया था ओसामा बिन लादेन और तालिबान अल कायदा के इस मुखिया को पनाह देता था। इसके बाद ओसामा बिन लादेन को अब जब तालिबान का सपोर्ट मिलने लगा तो इसने एक लेटर अमेरिका को लिखा था, जिसमें कहता है कि ये जो 9/11 वास्तव में घटा है, ये हमारे बदले का एक परिणाम है। हमने बदला लिया क्योंकि अमेरिका चेचन्या, सोमालिया, लेबनान, इन सब जगहों पर मुसलमानों पर बहुत कहर कर रहा है, बहुत अत्याचार कर रहा है, तो मैंने इसका बदला लिया। यह घटना अपने आप में अमेरिका को ही नहीं, पूरे दुनिया को परेशान कर देने वाली थी, क्योंकि आतंक का इतना बड़ा चेहरा डरा देने वाला था। तो जहां पर लोग डरे हुए थे, जहां पर लोगों के अंदर एक गुस्सा था, अमेरिका वहां बौखला गया और गुस्से में अपनी सेना अफगानिस्तान में भेज देता है। अमेरिकी सेना के हवाई हमले में कई सिविलियन भी मारे जाते हैं। तालिबान इन सिविलियंस का एक सिंपैथी गेन करके और लड़ाके भरता जाता है। इसे राजनीतिक माहौल देकर अमेरिका के खिलाफ और जिहाद शुरू करता है। लेकिन उधर अमेरिकी सेना हिजबुल के नदर्न अलायंस के साथ मिलकर 2001 तक तालिबान को लगभग खत्म कर देता है, या यूं कहे कि थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेता है। अमेरिका अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार बनाने में भी मदद करता है। इसमें मुखिया बनकर आते हैं अहमद शाह मसूद के साथ इनके काफी क्लोज रहे हामिद करजई। 2004 में अफगानिस्तान ने फिर एक संविधान बनाया। इसमें वोटिंग सिस्टम शुरू किया गया और इलेक्शन भी हुए। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि 6 मिलियन से ज्यादा वोटर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें हामिद करजई एज ए प्रेसिडेंट जीत जाते हैं। हामिद करजई के समय भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते काफी मजबूत होते हैं। इधर अफगानिस्तान में अमेरिकी की अगर स्थिति अब फिर से देखें तो
अफगानिस्तान में अमेरिका इस तरह से उलझता चला गया कि वो अपने ही मुखालिफत में खड़े कट्टरपंथी तालिबानियों और ताकतों को अपने ही एजेंडे से ताकतवर बनाता चला गया। इसके लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाना बेहद जरूरी था। अल कायदा और तालिबान जैसे लोगों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। और इसने कहा कि मैं तब तक रुका हुआ हूं जब तक कि अफगानिस्तान से अल कायदा और तालिबान जैसे लड़ाकों का निस्तो नाबूद खात्मा नहीं हो जाता और एक डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं बन जाती। लेकिन तब तक अमेरिका में एक थोड़ा सा हताशा आने लगा था, क्योंकि ये तालिबानी गुरिल्ला वॉर करते थे, पीछे से अटैक करते थे, 2-4 धमाके करते थे, 2-4 अमेरिकी सैनिक मारे जाते थे, तो सिविलियन मारे जाते थे, और आए दिन ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही थी, जो अमेरिकन आर्मी में एक हताशा, अमेरिकी सरकार में एक हताशा दे रही थी। और उधर अमेरिका में इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हो गया था कि हम दूसरों के पचड़े में क्यों पड़े हुए हैं, अमेरिका वहां सेना क्यों भेजा हुआ है, वापस क्यों नहीं बुला लेता, क्योंकि अब तो ओसामा बिन लादेन मारा जा चुका है। फिर भी अमेरिकी सैनिक वहां क्या कर रहे हैं, और अमेरिका के लिए और अमेरिकी सैनिकों के लिए हताशा का कारण था, और यह भी था कि हम अचानक कैसे पैर पीछे कर लें, वियतनाम जैसी हमारी स्थिति हो जाएगी। प्रश्न ये उठता है कि इन कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ अमेरिका ने मोर्चा खोला। इस घटना में अलकायदा ने अटैक करके 9/11 कर दिया। इसका बदला लेने के लिए अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना आ जाती है। लेकिन जब अलकायदा के मुखिया ओसामा बिन लादेन की मौत हो जाती है तो अमेरिकी सरकार वापस क्यों नहीं बुला लेती अमेरिकन आर्मी को, फिर भी पड़ा रहने देती। ये कहती है कि हम तब तक अपनी सेना अफगानिस्तान में बनाए रखेंगे जब तक कि अफगानिस्तान में पूरी तरह से अल कायदा और तालिबान का खात्मा नहीं हो जाता और एक डेमोक्रेटिक सरकार नहीं बन जाती। मैं तब तक वहां रुका रहूंगा। लेकिन स्थिति उल्टी दिखाई दे रही थी, क्योंकि ये तालिबान और ये अल कायदा गुरिल्ला वॉर करने में, जैसा कि मैंने बताया, एक्सपर्टीज थे। तो ये आए दिन 2-4-10 बम धमाके किया करें, सिविलियन मारे जाएं, अमेरिकन आर्मी पर्सन मारे जाएं। तो इन सब चीजों को लेकर अमेरिका हताश होने लगा और अब वो दो राहे पे खड़ा था कि वापस बुलाए या लड़े। वहां पर अमेरिका में भी प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ था कि आप फालतू में अफगानिस्तान के मामलों में क्यों टांग अड़ा रहे हैं, उनमें क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, जब वहां पर हमारा सीधे तौर पर कोई भी फायदा नहीं है। 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनते और उन्होंने अफगानिस्तान में शांति के लिए तालिबान से बात करने का एक दौर शुरू किया और कहा कि अगर तालिबान अल कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंध खत्म कर दे तो अमेरिका अपने फोर्सेस पीछे बुला लेगा, अफगानिस्तान छोड़कर चला जाएगा। क्योंकि अमेरिका का बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा था, 2 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च हो रहा था और आए दिन खर्च होने की संभावनाएं और बढ़ती जा रही थी। और यूएसएसआर के टूट जाने के बाद अमेरिका का अफगानिस्तान में रहना किसी भी तरह के फायदे की बात नहीं थी। अमेरिका इस 20 सालों में अफगानिस्तान के किसी खास निर्णय पर नहीं पहुंच पाया और न ही अफगानिस्तान में शांति का दौर ला पाया, न ही तालिबान को खत्म कर पाया और न अल कायदा को नियंत्रण में ला पाया। 2001 से 2021 में अब तालिबान फिर से अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका है और अमेरिका जिन 2 उद्देश्य के साथ अफगानिस्तान में आया था, ये दोनों पूरे नहीं। इसके पीछे एक तीसरा छुपा उद्देश्य भी है, अल कायदा से बदला लेना, वो भी नहीं हो पाया। इतना बेइंतहा खर्च करने के बाद भी आज जो बाइडेन की सरकार में अमेरिका वापस हो गया और तालिबान ने काबुल के साथ अफगानिस्तान पर पूरा कब्जा कर लिया और ये सिद्ध हो गया कि वास्तव में अफगानिस्तान साम्राज्यों का प्रगाह है
और फिर से कोई बड़ा साम्राज्य इसमें अपनी जड़ी नहीं जमा पाया। हमें उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। आगे हम इसी तरह के वीडियोज के साथ मिलेंगे। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।